पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा ये सब आ रहा है। लेकिन खैर चलो, अब हमारी क्लास तो आज की सर्कल की क्लास है, ठीक है। तो सर्कल समझ लेते हैं पहले, है ना। तो हम लोग पहला टॉपिक सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा ना, अभी तो एक टेस्ट है तुम लोगों का, तो पढ़ ही रखा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 है सर्कल, स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल कोई पूछेगा कि सर्कल क्या है तो कैसे बताओगे कि नॉर्मल एक डेफिनेशन सर्कल की क्या होगी? सर्कल, हाँ, क्लोज फिगर है। या हम लोग और समझने के लिए ये कह सकते हैं सर्कल क्या है? सर्कल इज पाथ, सर्कल एक रास्ता है। ठीक है, सर्कल क्या है? एक पाथ है, एक, हाँ, लोकस ऑफ पॉइंट्स है जिसको, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो पहले हम यहां से हट जा रहे हैं सामने से, तुम लोग पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। आ सर्कल इज द पाथ लोकस ऑफ अ पॉइंट। पाथ को क्या कहते हैं? लोकस कहा जाता है। ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये हुआ कि सर्कल कैसे बनेगा? एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, हाँ, एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर कहेंगे, और एक पॉइंट है जो मूव हो रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट को हम लोग मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे कि इस वाले पॉइंट से, जिसको हमने ओ नाम रख दिया इस पॉइंट का, इससे इक्वल डिस्टेंस पर रहे। तो ये पॉइंट कहां कहां मूव करेगा? ये पॉइंट ऐसे ऐसे मूव करेगा, हाँ, तो ये जब ये इस तरह से मूव करेगा तभी तो ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस, और एक सर्कल बन जाएगा। ये चीज लिखी हुई है। तो सर्कल क्या है? बेसिकली पॉइंट का लोकस है, पॉइंट का जिस पाथ पर पॉइंट चल रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट, उस पाथ के नाम को कहेंगे, नाम क्या रख दिया गया? सर्कल। और उस पाथ को क्या कहते हैं? लोकस। तो लोकस ऑफ पॉइंट है, मतलब उस पाथ का रास्ता है, और उसका नाम क्या है? सर्कल है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसमें देखो, हाँ, इसमें ओ ए क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटर ओ, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ओ क्या है यहां पर? सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ओ इज रेडियस, या फिर ओ बी इज रेडियस, ऐसे कह सकते हैं। और पूरा कंप्लीट अगर ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ए बी इज डायमीटर। ऑल्सो इसको क्या कहेंगे? लार्जेस्ट कॉर्ड बोलेंगे। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब कॉर्ड पे आते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर ये सेंटर से पास हो जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस है, तो बच्चों वाले फॉर्मूले सभी को पता होंगे। पी क्यू क्या है? कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ये वाला जो पार्ट है ए सी बी और वापस से ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, और ए बी सी ए क्या है? ए बी सी ए सेमी सर्कल हो जाएगा। और हम लोग ये कह सकते हैं ए सी बी, ए सी बी और ए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्क। अब आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल इंक्लूडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, जैसे इस वाले फिगर में हम लोग देखें तो ए बी पी एंड ए क्यू बी, ए बी, ए पी बी एंड ए
Q और B आर डिनोटेड बाय, ये क्या है, आर्क है, और इसको आर्क को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे साइन बनाते हैं, ठीक है, आर्क। तो ये वाला एक ये आर्क हो गई और एक ये आर्क हो गई। ये माइनर आर्क है, ये छोटा पार्ट है, माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है, ए क्यू बी। ये मेजर आर्क हो जाएगी, ये माइनर आर्क हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपीबी इज माइनर आर्क एंड एक्यूबी इज मेजर आर्क। लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल तो सभी को याद आ गया होगा। ये वाला पार्ट क्या है, माइनर सेगमेंट है, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट है, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब इसमें बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए हुए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट से सिर्फ रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो सीकेंड में और कॉर्ड में क्या फर्क है, यहां से लेके यहां तक ए बी, अगर हम ए बी की बात करेंगे, ए बी की, तो ए बी क्या है, हाँ ए बी कॉर्ड है, लेकिन अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है पी क्यू, तो ये क्या है, लाइन सीकेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट सभी को पता होगा, लाइन टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट, ठीक है, लाइन टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट, पी पॉइंट पर टच हो रही है, ये टेंजेंट लाइन है। नाउ नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल में दो रेडियस के बीच में जितना भी एरिया जो हमें मिल रहा है वो क्या है, वो सेक्टर है। तो दो रेडियस के, ये घर की बातें हो रही हैं, यहां क्लास चल रही है। हाँ, अगर कुछ बोलना है अपना अपना सभी लोग माइक ऑफ कर लो, म्यूट कर दो, ठीक है। एक मिनट रुको। जी सर, हाँ सर, क्लासेस स्टार्ट हो गई। हाँ, नहीं नहीं, क्रैश कोर्स वाली है। नहीं, तो वो बच्चे पहले से 2 क्लास इसी में कर रहे थे। हाँ, सेम आईडी लॉगिन करी तो उसी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, लिख दे रहे, ठीक ठीक सर, ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, हाँ अच्छा, 1 मिनट, कुछ बच्चे शायद नहीं आ पाए ग्रुप में, तो उनको ज़रा एक मैसेज कर दें कि ज्वाइन विद द सेम आईडी, है ना। कुछ बच्चे इसमें लॉगिन नहीं किया है शायद। कितने स्टूडेंट थे पहले जब क्लास हुई थी, तो कितने बच्चे थे उसमें? 49 थे। अच्छा ठीक है, वही है, इसमें कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, 37 है अभी। तो 1 मिनट बस तुम लोग रुक जाओ, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन विद द सेम आईडी लिख तो दिया है। ठीक है, 40, हाँ ठीक है, अब बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वाला रेडियस, 2 रेडियस के बीच वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेक्टर हो जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये और 2 रेडियस ये भी है, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा, ये भी सेक्टर होगा। बस ये माइनर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है।
सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, ठीक है। नाउ इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, देखो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या है, जब रेडियस सेम होगी, दो सर्कल्स की जब रेडियस सेम होगी तो वो सर्कल्स भी तो सेम बनेंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो जब दो सर्कल की रेडियस सेम होगी तो वो सर्कल सेम बनेंगे। टू और मोर सर्कल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, ठीक है। टू और मोर सर्कल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रूफ कराते हैं, ठीक है। सभी लोग देख रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और वो अगर इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब AM इज इक्वल टू एम बी, AM इज इक्वल टू एम बी है, तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। अगर AM इज इक्वल टू एम बी होगा तो OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। अगर इफ AM इज इक्वल टू एम बी तो OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। इसको प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कौन बताएगा? तुम लोगों ने तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, इस चैप्टर तो पढ़ लिया है। प्रूफ कैसे करेंगे इसको बताओ जल्दी से, कुछ आइडिया है? देखो हाँ हाँ, एक एक करके। वन 180 डिग्री। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहां पर देखो, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ इन इसमें हमें यह प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें और इस ट्राइंगल में देखें तो हमें ये तो गिवन है, क्या गिवन है? AM इज इक्वल टू एम बी, ये गिवन है। देखो यहां पर क्या आ रहा था, हाँ बाय, हाँ हाँ ये गिवन था, और AO इज इक्वल टू BO, ये तो रेडियस है, यहां पर रीजन लिख देंगे रेडियस, शॉर्ट में लिख देंगे रेडियस, ठीक है। हाँ OM इज इक्वल टू OM कॉमन, यहां ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे कॉमन, इतना लिख देंगे हम लोग। तो इससे हमें क्या पता चला, बाई साइड, साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरलैप हो जाएगा। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर आएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ओवरलैप होगा, है ना। तो जब ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि OM परपेंडिकुलर है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी ना हमने। बात समझ में आई? और क्योंकि OM जो है वो मिड, M जो है मिड पॉइंट था, गिवन था, इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो बाई SS हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। सभी को समझ में आया? कुछ इसमें डाउट है किसी को? So we don't have to prove 90 degree that angle for perpendicular. क्या? So we don't have to prove that angle AMO and angle BMO is 90 degree. नहीं तो ये इसका मिड पॉइंट है ना। जब ये AM इज इक्वल टू MB होगा तो ये मिड पॉइंट होगा, और ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसको ओवरलैप करेंगे ना भाई, ये मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है उसका, हम लोगों ने देखो क्या प्रूफ किया कि ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट तो तब बनेगा ना, मान लो अगर हम यहां पर बनाते हैं, रुको एक मिनट सॉरी,
देखो एक ये लाइन है, ये सेंटर से लाइन, इसने कहा ये बराबर है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं हो, अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो क्या ये बराबर होता? नहीं होता। तो जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा तभी तो मिड पॉइंट बन पाएगा ये, है ना। वरना अगर पॉइंट यहां पर होगा तो ये बराबर ही नहीं होगा, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस कम है। अरे AM इज इक्वल टू एम बी इज गिवन। देखो AM और इज इक्वल टू एम बी, ये गिवन था ना, बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये रेडियस है और ये कॉमन है। तो हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और क्योंकि ये लाइन इस पर आ रही है और ये बराबर से डिवाइड कर रही है, इसका मतलब कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट, हाँ, इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये इस पॉइंट, इस लाइन, ये जो डिस्टेंस है OM वो AB को इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, तो वो परपेंडिकुलर होगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद बता देंगे हम लोग। बाइसेक्ट द लाइन हाँ, ये भी कह सकते हैं। और वो रीजन भी सही है कि ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल बनेंगे ना, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो वो 180 टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का कितना होगा? 180 होगा। जो अभी रीजन बताया वो भी रीजन सही है। वैसे तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, यहां पर उतनी जरूरत नहीं है। जो भी डिस्टेंस होता है ना लाइन से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये बराबर से डिवाइड कर रहा है लाइन को। जब बराबर से डिवाइड कर रहा है इसका मतलब मिड पॉइंट है M, और अगर M मिड पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर तो होगा ही ना। या तुम लोग रीजन लिख सकते हो 180 वाला, है ना, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं और 90 प्लस 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है 180, तो हम कह सकते हैं 90 और 90। ठीक है, हाँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इसमें ये गिवन है, क्या गिवन है? OM परपेंडिकुलर है, तो अब उसका कन्वर्स है। ये क्या कन्वर्स है कि AM इज इक्वल टू MB प्रूफ करना है। AM इज इक्वल टू MB, बताओ कैसे करेंगे? ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कुछ नहीं, हम लोग यहां से लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? Sir, 90 degree angle is equal and AM is OM is common and then AO equal to BO, then हाँ, by RHS OA इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है? AO इज इक्वल टू BO। ये क्या है? रेडियस। हाँ, ये रेडियस है। एंड OM इज इक्वल टू OM कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन। और हाँ, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बाई RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एक कोई भी एक साइड। ठीक है, कोई भी एक साइड, उससे क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो CPCT से ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी, जैसे CD इज इक्वल टू AB के बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी ऑब्वियसली। ये समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? बाई RHS प्रूव कर सकते हैं हम लोग। सर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं सर, रेडियस और सर Yes, sir. पाइथागोरस भी लगा सकते हैं
हाँ, हम लोग इसको This will be same. सेम उसी तरह से बाई RHS प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। So then A will be also equal to C because E and F are. हाँ, क्योंकि देखो हमने ये तो पढ़ा था कि सेंटर से लाइन जब इस पे आएगी तो ये इक्वली डिवाइड करेगी, है ना, ठीक है। Yes sir. अब ये कॉर्ड तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब सी, ये सी किसके बराबर हो जाएगा, AF के। F. सी बराबर हो जाएगा AF के, ये बात क्लियर है। ये 90 डिग्री एंगल है एंड दिस इज रेडियस। तो बाई RHS हम लोग कह सकते हैं एक रेडियस हो गई, एक ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी और एक 90 डिग्री, तो बाई RHS हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, RHS। So that sir OF equal to OE. So they are equivalent from हाँ the center. हाँ, ठीक है, इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है, बाई CPCT, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब ये क्या है, ये उसका कन्वर्स है, ठीक है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी RHS से प्रूव कर देंगे हम लोग। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, सिंपली ये भी RHS से हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Yes sir. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passes through the three non-collinear points। ये सभी ने पढ़ा होगा, समझ में आया था ये क्या है। अगर तीन कोई भी रैंडम हमने पॉइंट्स ले लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में, ठीक है, और नॉन कोलिनियर का मतलब है रैंडम हमने पॉइंट्स लिए कहीं पर भी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या करते हैं इसमें, ऐसे करते हैं, यहां पर इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, एक आर्क लगाएंगे यहां पर, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लगाकर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा करेंगे और इसको सेंटर आ जाएगा, और जो आर्क लगाई थी जब उससे इसको सेंटर मान के जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों पॉइंट से पास होगा, एक ही सर्कल बनेगा तीनों पॉइंट से पास करके। ये तुम लोग को एक्टिविटी तुम लोग घर पे कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम लोग एक्यूरेटली नहीं बना सकते, पर बनेगा ऐसे ही। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसको आर्क लगा करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर, और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस कट करेंगे उसको सेंटर मान करके सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल जल्दी से तुम लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका जल्दी से, क्या होगा। ए बी क्या गिवन है, ए बी इज 16 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है क्वेश्चन में, हाँ कैसे करेंगे, 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ हाँ। अब देखो ये लाइन, हाँ ये लाइन सेंटर से कहां से आ रही है, सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो हमेशा सेंटर से लाइन आ रही है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। नाउ OM की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। सभी ने कर लिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 यूनिट और AP इज इक्वल टू PB। AP ये लाइन और ये बराबर है, AP इज इक्वल टू PB है, और रेडियस कितना है 13 है इसका, तो यहां पर लिख लेते हैं 13। हमें फाइंड क्या करना है, देखो अब इसमें यहां पर देखो AP और PB बराबर है, इसका मतलब कि ये जरूर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
AP इज इक्वल टू PB है, इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से लाइन जब इक्वली डिवाइड करती है किसी भी कॉर्ड को तो वो हमेशा उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हाँ बाकी लोग आंसर निकालो। अच्छा पहले तो हमें जल्दी से बताओ PC कैसे निकालेंगे, CP कैसे निकालेंगे? हाँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे। कितना आ रहा है? Sir, 5 minutes. चलो डायरेक्ट लिख दे, तुम लोगों ने निकाल लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आता है ना, अगर किसी को पूछना हो तो वो पूछ सकता है अगर भूल गए हो। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या कह रहे? हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, यहां 4 आएगा, 16 हो जाएगा और यहां पर कितना आएगा 3, 9, 25 तो 5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस 5 आ गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड करना था? AB फाइंड करना था, AB। तो AP निकाल लेंगे और AP को डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा। Sir, 12 आएगा। Sir, AP कितना आ रहा है? AP 24. Yes, sir. फाइनली आंसर 24 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो 24 इसका आंसर हो गया है ना। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो उसे पूछ लो। अगर 2 + 2 भी नहीं पता तो उसे पूछो, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को मतलब कोई क्या सोचेगा। स्टूडेंट की इज्जत वैसे भी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी रहने दो, इज्जत बनेगी बाद में जब हम लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाएंगे ना। तो आगे बढ़े क्वेश्चन, या इसमें कोई भी किसी को भी डाउट है, कोई अगर थोड़ा सा भूल भी गया है तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? एक्सप्लेन करें। Sir, please explain that distance one. डिस्टेंस फॉर्मूला ना। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया था, A और C, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया था 13। ठीक है, और हमें फाइंड करना है AB, और AP और PB ये दोनों बराबर हैं, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें 13 के मैंने हमें ये डिस्टेंस के लिए इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं 3,6 एंड 7,9। तो सबसे पहले अगर हमें PC डिस्टेंस मिल जाएगा, अगर हमें PC डिस्टेंस मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो PC डिस्टेंस के लिए पॉइंट गिवन है तो CP या PC कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये है x1 और ये है y1, और ये जो 7 लिखा है वो क्या है x2 है, एंड यहां पर ये जो 9 लिखा है वो लिखा है y2। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, ये जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है और पॉइंट से x1 y1 और x2 y2, ये पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों के बीच का। कोई भी एक लाइन है, यहां पर एक पॉइंट A है और यहां पर एक पॉइंट B है, तो इसको हमने A ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट, तो इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे निकलता है। तो यहां पर देखो ये क्या था, इसको लिया हमने x2, तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 3। ठीक है, 7 माइनस 3, और यहां पर फॉर्मूले में क्या था y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 9 है, y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 4, अगले स्टेप में लिख देते हैं। चलो अच्छा, कितना आएगा 16 आएगा, यहां बचेगा 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहां पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और √25 कितना आएगा 5 आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अच्छा जो डाउट पूछा था उसको भी क्लियर है। तो ये डिस्टेंस आ गया 5,
हाँ, जब ये डिस्टेंस 5 आ गया, अब 13 पता है हमें, 5 पता है, एपी निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम करना है, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। तो बस यहां से हमें एपी पता चल जाएगा, एपी का स्क्वायर, एपी आ जाएगा यहां से, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या पुट करेंगे? 13। जब इसमें, हाँ, जब इसमें एपी हमें पता चल जाएगा, एपी कितना आया बताओ जल्दी से, एपी 12 आया, इसको डबल करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एंगल which this arc subtend at any remaining part of the circle। ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इस प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं अगर सेंटर पर जो भी सर्कल बनेगा, सेंटर पर अगर कोई सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका। देखो इस आर्क से एंगल बन रहा है सेंटर पर, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है। अब जो रिमेनिंग आर्क है हमारी, वो ये वाला पार्ट है रिमेनिंग आर्क, ये रिमेनिंग है ना, तो इस आर्क पर जहां पर भी एंगल बनेगा, इस रिमेनिंग आर्क पर जहां भी एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ होगा हमेशा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, तो अब ये बताओ बच्चों, बताओ अगर ये वाला एंगल अगर x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना सभी को? अब इसका प्रूफ तुम लोग को आता है? हाँ, रिमेनिंग आर्क में एनीवेयर बनेगा। देखो अब इसमें अगर कोई ये कह रहा है एंगल अगर यहां बनेगा तो क्या होगा, तो भी वो एंगल x होगा क्योंकि सेंटर पर 2x है। रिमेनिंग आर्क में बनना जरूरी है। रिमेनिंग आर्क में देखो, रिमेनिंग आर्क में कोई भी ले सकते हैं। रिमेनिंग आर्क में सेंटर पर एंगल बन रहा है थीटा, 2 थीटा ले लिया, तो रिमेनिंग आर्क में मतलब कि यहां पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो कितना होगा? थीटा। मतलब देखो ये वाला आर्क, ये रिमेनिंग आर्क है, ये पूरा रिमेनिंग आर्क है, जो डार्क कर दिया ये पूरा रिमेनिंग आर्क है। रिमेनिंग आर्क में कहीं पर भी बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो इसका सेंटर पे जो बन रहा है उसका हाफ हो जाएगा। अब इसकी प्रूफ की बात आती है, तो बताओ कितने लोगों को इसका प्रूफ आता है? इसका प्रूफ जरूरी है, प्रूफ आता है तुम लोगों को? कितने लोगों को प्रूफ आता है इसका? प्रूफ बताएं। Yes, sir. क्या नहीं पता? तो चलो बताते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं यहां पर अलग से, और यहां पर इसका प्रूफ बता देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइन, और यहां पर हमने ई ले लिया एक पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हमने ई ले लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ जो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल AOE, एंगल AOE जो होगा वो किसका किसका सम होगा ये बताओ पहले। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हाँ इनका सम होगा। और देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस हैं तो एक बात बताओ, ये एंगल जो बनेंगे वो एंगल दोनों इक्वल होंगे, है ना? इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल ही। तो पता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लोग एंगल AOE को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल ACO। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात?
देखो एंगल क्या, एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल, पहले सभी लोग ये पहले ध्यान करो, याद करो कि एंगल एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल एओई इज एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। लेकिन So these two angles are equal, so it will be हाँ, क्योंकि ये दोनों साइड्स एंगल की इक्वल हैं, जब दोनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होंगी तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं ना, Sir, base angles are equal. हाँ, तो ये बेस एंगल से इक्वल हो गए। तो जब हम लोग इस एंगल को लिखेंगे ना एंगल एओई, तो एंगल एओई को क्या लिखेंगे, चलो अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लिखते हैं, रुको। angle AOE equal to angle CAO plus angle AOC. No sir, ACO. ए सी ओ, हाँ ए सी ओ भी इसको कह सकते हैं ना भाई, इसको ए सी ओ कह दो या ओ सी ए कह दो, बात तो सेम है ना, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, एंगल कह सकते हैं ना हम लोग एंगल ए सी ओ। भाई ए सी ओ लिखो या कुछ भी लिखो यहां पर, चलो अच्छा इसको वैसे लिख देते हैं, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से इसको यहां पर लिख देते हैं एंगल ए सी ओ। देखो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ ए सी, इसका सम के बराबर होगा कि नहीं होगा ये बताओ, एंगल ए ओ ई, Yes sir. ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये साइड्स बराबर है। हाँ, तो ये इतना आ गया एंगल ए ओ ई, कितना आ गया 2 टाइम्स एंगल ए सी ओ, ये क्लियर है, 2 टाइम्स एंगल ए सी ओ, ये क्लियर है सभी का। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल, कौन सा एंगल अब बताओ, बी सी ओ। ये सभी को क्लियर है ना, ये सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे हम लोग, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 2 को ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ ई, और इसमें ऐड करेंगे बी ओ ई, तो एंगल कौन सा बनेगा, ए ओ बी। हाँ, तो 1 + 2 किया तो बन जाएगा एंगल ए ओ बी, ठीक है। और इसको भी ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, मिलके क्या बनेगा, ए सी बी। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई, Yes sir, understood. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। Sir, I have a question. क्या, Sir, as you have told that angle AOB, sir, it is double of angle ACB. So, sir, how we can say that ACO is sir equal to angle AOE? एंगल ए सी ओ इज, Sir, angle ACO, sir, कैसे वो equal होगा? ए सी ओ किसके, इंग्लिश तो समझ में आ रही है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो तुम, ए सी ओ। सर वो इक्वल कैसे होगा सर, दोनों एंगल्स के साथ? अच्छा, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो गए, यस सर। ये दोनों ऐसे एंगल इक्वल होंगे, देखो किसी भी ऊपर दिख रहा है, किसी भी ट्राइंगल की जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है ना, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। तो यहां तक सब क्लियर है तुम लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आगे मैं नोट किए हैं तो वहीं से देख लेते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे तो इसलिए इसको पीपीटी बनवा ली थी। अच्छा, यहां पर हमने अब एक चीज सीखी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात सीखना। देखो पहले पे आते हैं, एंगल AOB कितना है 2 थीटा, तो ACB जो रिमेनिंग आर्क पर जो बनेगा एंगल वो कितना है, इसका हाफ हो जाएगा। ये बात क्लियर है, सभी ने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, AOB क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, ये बात क्लियर है सभी को। एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ACB, ये एक्यूट एंगल है। यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है बताओ, देख करके बताओ, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये बात बहुत ध्यान से देखो, AOB इज ऑब्ट्यूस एंगल, और यहां पर 2x है तो ये भी x होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। अच्छा, हमने किया क्या है, देखो पहले एक्यूट एंगल था, उसको और फैला दिया, तो क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको और हमने स्ट्रेट कर दिया दोनों रेडियस को, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताओ, एंगल जब सेंटर पर बनता है तो रिमेनिंग पार्ट पे जब बनता है उसका हाफ हो जाता है, तो सेंटर पर जब 180 बन गया तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनेगा, हाफ। तभी कहा जाता है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये इसका प्रूफ है। अगर कोई पूछेगा एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री कैसे होता है, तो बता दोगे ना इस मेथड से। ये इसका प्रूफ है, क्लियर। तो अगर एंगल AOB स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 बन रहा है, इसका सीक्वेंस देखो, फैलाते जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट कर दिया धीरे धीरे, पहले एक्यूट था, ऑब्ट्यूस बनाया, फिर स्ट्रेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तब भी डबल होगा। तो अगर ये 180 तो 90 हो जाएगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। इस केस में देखो क्या किया, अब इस स्ट्रेट लाइन किया था, अब इसको और ऊपर कर दिया। पहले देखो एक्यूट था, ऑब्ट्यूस हुआ, हाँ 180 हुआ, फिर इसको और ऊपर कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है, हाँ तो इसको जब भी एंगल 180 पर होगा, एंगल अगर 180 है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस। और अगर एंगल 90 से कम बन रहा है तो एक्यूट। हाँ, तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 180 से ज्यादा। जब भी 180 से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। नाम है रिफ्लेक्स, जैसे एक्यूट नाम है, ऑब्ट्यूस नाम है, राइट स्ट्रेट एंगल, वैसे क्या नाम है, रिफ्लेक्स एंगल। अब जब ये रिफ्लेक्स हो गया तो एक बात बताओ कि AOB, पहले यहां पर देखो, ये 2 थीटा था, ये x है, ये 2x है, ये x है, ये 180 है, ये 90 है। अगर ये 2x हुआ तो ये क्या होगा, x होगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले मान लो अगर ये वाला एंगल गिवन है तो पहले रिफ्लेक्स निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सभी को क्लियर है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो हाँ देखो, इसको दिमाग में रख लो, आखिरी वाला समझने के लिए पहला फिर से समझना पड़ेगा। पहले 2 रेडियस के बीच में एक्यूट एंगल बना था, तो यहां पर रिमेनिंग पार्ट में एंगल बना था उसका हाफ। जब ऑब्ट्यूस बना तब भी हाफ बनेगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर दी, हाँ अब इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया, 180 एंगल बनेगा, तो यहां 90 बना। एंगल इन, हाँ दोनों रेडियस है, हाँ ये रेडियस होंगे, सेंटर पर बनेगा, ये तो डेफिनेशन थी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कर दी। नाउ अब इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे कर दिया हमने, इस तरह से बना दिया, ये वाला केस है। देखो, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, पर इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे क्योंकि ये 180 से ज्यादा है। अब क्लियर हुआ सब कुछ, सभी को क्लियर हुआ? तो अब हमें अपने दिमाग में ये पैटर्न याद रखना है, एक्यूट से ऑब्ट्यूस हुआ, ऑब्ट्यूस से स्ट्रेट लाइन, फिर 180 से भी बड़ा रिफ्लेक्स। तो यहां पर जितना एंगल बनेगा उसका ये हाफ बनेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब इस बार क्या हो गया, ये आर्क, ये मेजर आर्क हो गई और ये माइनर आर्क हो गई। तो रिमेनिंग पार्ट में देखो एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट में जहां भी बनेगा, मान लो रिमेनिंग पार्ट में यहां बन गया तो भी इसका हाफ होगा, रिमेनिंग पार्ट में जहां बनेगा हाफ होगा। ठीक है,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। Sir, what about angle CAO? एंगल सी ए AO in the last one. CAO, अरे इसको निकालने के लिए तो कंडीशंस कुछ दी होंगी तब तो फाइंड करेंगे हम लोग CAO। यहां पर कुछ ये गिवन होगा, ये निकालोगे, उसके बाद ये एंगल निकाल लोगे, फिर कुछ करोगे इसमें, तब आएगा। वो तो कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी तब आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ गिवन होगा सॉल्व करने के लिए। ये वाला पॉइंट याद रखना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कहां गई, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। नाउ एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल है, अगर सेंटर पर एंगल बन रहा है 4 थीटा, तो रिमेनिंग पार्ट में एंगल क्या बनेगा 2 थीटा। ये बात समझ में आ गई, ये हमने पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं देखो यहां पर इस सेगमेंट से एंगल बना है, इस सेगमेंट से यहां पर एंगल बना, और रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी एंगल बन जाएगा। अब यहां ये कहा जा रहा है कि इस सेगमेंट से एंगल बन रहा है, इसको छोड़ करके कहीं पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन सकता है, ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, यहां पर बन सकता है, ये भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये तो सेम सेगमेंट है ना, इस वाले सेम सेगमेंट में जब भी एंगल बनेंगे, किसी भी एक सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। सपोज यहां पर मान लो एंगल बना दिया हमने, एक यहां बना दिया, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आई, ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे, इतने सारे एंगल्स जो यहां पर बने हैं। ठीक है, सेक्टर नहीं, इसमें सेक्टर का कोई मतलब नहीं, इसमें ये है कि अच्छा सेंटर, नहीं नहीं सेंटर से कोई मतलब नहीं। यहां पर एक हमने यहां पर बना देते हैं एक और फिगर, हमने सपोज एक एंगल इस आर्क को ले लिया, कौन सी आर्क ले लिया हमने, ए और बी। अभी इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ तो करेंगे, अभी पहले समझ तो लो। हमने एक एंगल यहां बना दिया और इसी सेम आर्क से हमने एक एंगल बना दिया यहां पर, तो ये दोनों एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसको प्रूफ करें, ये बात क्लियर है, प्रूफ करें इसको। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ यहीं पर कर लेते हैं। हमने इसका सेंटर ले लिया एक, और सेंटर को इससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर ओ ले लिया हमने। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब ये बताओ, एक बात बताओ कि यहां पर थीटा थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो खैर वैसे नहीं, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। ये कितने लोग कह रहे हैं ये बात सही है, सही है, हाँ हम बिल्कुल सही है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और ये हम लोग फिर से एक बार लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए क्यू। ये बात सही है, हाँ ये 1 आ गया, हाँ अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 2 टाइम्स एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्लियर है, ठीक है। इसका प्रूफ हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत इजी प्रूफ है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे और सेंटर लिख दिया है कैसे एंगल लेना है, और ये प्रूफ हो जाएगा। इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, नाउ सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 42, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 42, फाइंड दिस एंगल एक्स। अब टाइम आ गया है बच्चों, जो हमने पढ़ा है उसका यूज करना है। यहां पर ध्यान से देखो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने।
अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, पहले एक बार देख लेते हैं जरा। अगर ये कॉर्ड है और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बराबर से डिवाइड करेगा। एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी हमने, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो ये सेंटर से इक्वल दूरी पर होंगी, है ना, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये सब पढ़ा हमने, इसका कन्वर्स भी पढ़ा। फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी कि सेंटर पर अगर एंगल बन रहा है 2 थीटा तो रिमेनिंग आर्क पर बनेगा थीटा। फिर हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि सेम आर्क से या सेम अगर कॉर्ड बना देंगे तो सेम सेगमेंट कह सकते हैं, से एंगल जो बनेंगे वो बराबर होंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी तक, है ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करना है। कितना आंसर आ रहा है? 48। अच्छा, कैसे 48 आएगा? देखो, इस आर्क से एंगल बन रहा है यहां पर ये 42, तो सेम आर्क से जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। ये बात क्लियर है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो जो ये वाला एंगल बनेगा वो 90 बनेगा ना। ये बात समझ में आ रही है ना? अरे भैया, अभी पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर 180 है तो यहां पर कोई भी एंगल बनेगा वो 90 होगा ना, अभी प्रूफ भी किया था। हाँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वो क्यों होता है? क्योंकि सेंटर पर 180 है तो रिमेनिंग आर्क पर उसका हाफ बनेगा, है ना। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये वाला एंगल 42, ये वाला एंगल भी 42 हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये रीजन लिख देंगे वहां पर, इस सेम सेगमेंट पर बन रहा है, ये रीजन लिख देंगे। नाउ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये डायमीटर है, तो यहां पर एंगल 180 बन रहा होगा, तो ये एंगल तो कितना बनेगा? 90 बन जाएगा। ये 42, ये 90, तो ये x निकाल लोगे ना बहुत आराम से। कितना आ रहा? 48 आ रहा है। हाँ हाँ, ये आ रहा है, ठीक है। 48 आ रहा, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो खैर टाइम भी हो रहा है, तुम लोगों का टाइम हो गया है वैसे। अच्छा, तो एक मिनट, क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और देख लें उसके ऊपर जरा। ये वाला जरा क्वेश्चन करो सभी लोग। R इज इक्वल टू, ये PQR फाइंड करना है। देखो, ये 35 है, ये R है, ये Q है, P, ये सब फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी सॉल्व करो। Sir, R will also be 35 degree and Q will be 70 degree. Yes, sir, yes. The Q will be 70 degree, R will be 35. And so P will be. देखो, ये कहां पर बन रहा है? सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहे हैं, तो R कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ रिमेनिंग आर्क पर बन रहा है 35, तो सेंटर पर कितना बनेगा? डबल, जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये 70 हो गया। अब हमें P फाइंड करना है। P, तो ये यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब हमें उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिफ्लेक्स एंगल BOD, ऐसे लिख देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल BOD क्या हो जाएगा? -70 डिग्री। तो ये कितना आएगा? Sir, 290. 290 degree and then. Sir, P will be 145 degree. हाँ, Yes sir, half of that. इसी तरह से P आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, बस P उसका हाफ कर देंगे। क्योंकि हमें, जब हमने लाइन को इस तरह से कर दिया तो फिर हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा इस एंगल को फाइंड करने के लिए, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट RTS। तुम लोग को अभी PDF इसकी भेज देंगे, तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना अपने आप से, इसका PDF भेजेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अब टाइम ओवर हो गया, एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो अब व्हाट्सएप पे कर देना,
ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना, उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा, ठीक है नंबर। और हाँ ठीक है, क्लियर है ना बात। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है तुम लोगों को? नो सर। अरे सिलेबस में तो है ना तुम लोगों के? नो सर, एसएससी में नहीं है, सीबीएसई में। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लोगे एक्स्ट्रा तो एनटीएससी में काम ही आएगा तुम लोग के। टेंथ में तो एनटीएससी दोगे ना, तो यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ो चीजों को, अगर देखो यहीं पर पढ़ लोगे तो टेंथ में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, हाँ।